हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ। सर जी जीएनजी सीरीज चल रही थी हमारी बहुत 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 धमाकेदार तरीके से। ऑलरेडी हमने कंपनी अकाउंट्स कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री, एनपीओ सब कर लिया है मेरे बच्चों। अब हमारे पास बस कुछ बड़े मतलब कुछ छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, लाइक जैसे कि इन्वेंट्री जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ऑफकोर्स आप स्क्रीन पे देख लोगे। उसके बाद अपन उठाएंगे फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप। 10 डना डन, आपका कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। दैट मींस ऑलमोस्ट चैप्टर हमने कवर करा है इस जीएनजी सीरीज में। तो बिना देरी के साथ में आज करते हैं इन्वेंट्री। 2 पार्ट में खत्म करेंगे इन्वेंट्री को, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। तो अच्छे बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि सर अच्छे से कराना। ठीक है जी, अच्छे से कराएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशंस आज शुरू करते हैं और खत्म करते हैं अगले लेक्चर में। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों शुरू करेंगे अपन। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो भी हैं। एग्जाम टाइम सर पे है तो जल्दी जल्दी चीजों को कवर करो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबको चाहिए, अपने को चाहिए 100 में से 100। हाँ जी, अकाउंट्स में 100 में से 100 चाहिए। तो कैसे आएंगे 100 में से 100? पढ़ के आएंगे। और दूसरों के साथ भी जो भी है, जो बच्चे प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करो कि भाई ये चीजें सही चल रही हैं, आप कर सकते हो और आपको हेल्प करेंगी। क्लियर है? और मुझे भी हेल्प करेंगी डेफिनेटली। तो कमेंट कर दो थोड़ा सा प्यार भरे और बाकी शुरू करते हैं सेशन। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग इन्वेंट्री की कहानी। देखो बड़े आराम सुनना, ठीक है? आप ये इन्वेंट्री का चैप्टर आज पढ़ने वाले हो फाउंडेशन में। ऑफ कोर्स आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने इससे पहले 11th 12th में इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक सा पढ़ा होगा। बट मैं कह रहा हूं ये आपकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबी चलेगी। सर आप फाउंडेशन पास करते ही बस कभी आओ हमारी सी इंटर में। सी इंटर में पहुंचोगे और आपको वहां पढ़ाए जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या पढ़ाए जाएंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और वहां पे एक प्यारा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पर जो कहानी हम यहां पढ़ने वाले हैं वो अल्टीमेट कहां लिखी है? हमारे AS2 में। क्लियर है? तो इंटर में हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत आपको बेसिक पढ़ा के भेजना चाहता है कि भाई अपने बच्चे को स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री की वैल्यू करनी आनी चाहिए। और क्यों करनी है, क्या रीजन है, कैसे करने हैं, मेथड क्या है, ये सब बातें हम यहां पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बेसिक सा चैप्टर है जिसका एडवांस लेवल आप सीए इंटर में पढ़ोगे। उसका मेन मतलब मैं बोलूं तो प्रो लेवल आप पढ़ोगे फाइनल में। और आप कंपनी में जब पहुंचोगे तो मोस्टली कंपनीज हो सकती है, कभी आप मैन्युफैक्चरिंग या किसी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पहुंचो, सर्विस सेक्टर की बात ना करूं तो वहां पे आपको मैंडेटरी, सर जी आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि AS2 ना देखने को मिले, दैट इज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ना करने को मिले। आप में से कई आपके जो बड़े भाई बहन मिलेंगे आपको, जो ऑडिट वॉडिट कर रहे होंगे या जो फाइनल वगैरह में होंगे दीदी भैया, आप उनसे पूछोगे तो वो कभी कभी स्टॉक ऑडिट का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? स्टॉक ऑडिट। कि भैया हम स्टॉक ऑडिट पे जा रहे हैं, इस कंपनी की स्टॉक ऑडिट करिए, इसकी स्टॉक ऑडिट करिए। वो सारी कहानी जो अपन है वो यहां इस चैप्टर से जुड़ी हुई है। मतलब ये जो कहानी आज हम शुरू करने वाले हैं, ये कहानी ही आपको अल्टीमेट ऑडिट तक ले जाएगी, अल्टीमेट आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशंस तक ले जाएगी, सब कुछ कराएगी। तो कहानी बड़ी अभी छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ना है। क्लियर है? तो मैं बिना देरी के साथ में इस कहानी की शुरुआत करता हूं। सबसे पहली बात, अपन बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रहूंगा। क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो अच्छी खासी डिटेल में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशंस पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा समराइज रहूंगा। तो कहीं ऐसा भी मेरे दिमाग में आएगा कि भाई बच्चे का एग्जाम है तो मैं ज्यादा कहानी में ना घुस जाऊं, ज्यादा डिटेल में ना चला जाऊं, मैं एकदम अपने बच्चे को प्यार से एग्जाम ओरिएंटेड बढ़िया तरीके से पढ़ा दूं। पक्का? डन? तो मेरी बात सुनना, मैं इन्वेंट्री की अगर मीनिंग की बात करूं कि इन्वेंट्री क्या होता है, तो मेरा AS2 इन्वेंट्री को डिफाइन करता है। क्लियर है? पहले अपन डेफिनेशंस की बात करें, और डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूं। देखो मेरी कंपनी में जब भी मैं कुछ खरीदता हूं, मान लो मैं ये पेन खरीदता हूं, आराम सुनना, बेसिक बात समझना, मैं ये पेन खरीदता हूं तो ये मेरी एसेट कहलाती है कि भाई मैंने खरीदा, इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स तो वो मेरी कहीं ना कहीं एक एसेट बन जाएगी, कैपिटल रेवेन्यू अलग बात है ना? बेनिफिट अच्छा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मेरी एसेट है, ये जो मेरा पेन है, इस पेन का मैं क्या करने वाला हूं, इस पेन का मेरे बिजनेस में क्या काम है, क्या इसे मैं यूज करने वाला हूं अपने बिजनेस में? जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये पेन मैं यहां यूज करूंगा, तो ये मेरी बन जाएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बोले तो फिक्स एसेट, जिससे आप बोलते हो AS10 डील करेगा। आगे जाके और क्लियर मिलेगी इंटर में आपको। ठीक है सर, ये पेन मैंने खरीदा है किस लिए? यूज करने के लिए? नहीं सर,
मैंने खरीदा है ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसे रख लिया, कोई और किसी को चाहिए होगा मैं रेंट पे दे दूंगा और ये मेरा बिजनेस नहीं है। या मुझे लगा ये पेन बहुत शानदार चीज है, इसे हम एंटिक चीज में रखेंगे, जब अच्छे प्राइस मिलेंगे, कभी इसकी अच्छी डिमांड आएगी तो इसे हम हायर वैल्यू पे बेच देंगे, बट दिस इज नॉट माय बिजनेस, जस्ट एज अ इन्वेस्टमेंट। AS13 बात करेगा, मतलब इसे इन्वेस्टमेंट बोलूंगा। सर ये बातें क्यों कर रहे हो? बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं एसेट खरीदता हूं तो मैं उसे यूज करने के लिए खरीद रहा हूं तो अलग बातें हैं, मैं उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रहा हूं अलग बातें हैं। मैं अगर ये पेन खरीद रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये बेचूंगा, इसे मैंने बेचने की इंटेंशन से खरीदा और ये मेरा बिजनेस है, कोर बिजनेस है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग चीज है ये, तो ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन बनती है। मतलब ये हमारा स्टॉक बोलो, इन्वेंट्री बोलो, बहुत सारी चीजें बोलूंगा मैं इसको, क्लियर है? तो आज मैं किन एसेट्स की बात करने वाला हूं जिन्हें हम यूज करने वाले नहीं, जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं सर, जिन्हें हम बिजनेस में बेचने वाले हैं वो। लेकिन क्या सिर्फ बेचने वाला, दैट इज सिर्फ जो सामान मैंने खरीदा है और मैं इसे बेचूंगा, यही इन्वेंट्री नहीं सर, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इन्वेंट्री की डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं और आपने पढ़ी है, सुनी है। अब मैं अगर डेफिनेशन एग्जाम ओरिएंटेड सीधा एग्जाम में बात करूं तो वो कहता है इन्वेंट्री मतलब, मेरे बच्चा आराम सुनना, ठीक है, ध्यान मेरी बातों पे ज्यादा देना, ये तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है सर, मैं कभी भी, आपको पता है इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, मैं कभी भी इनमें भरोसा नहीं रखता कि मैंने यहां क्या लिखा है, ठीक है, मैं नॉर्मली आपको पढ़ा देता हूं फिर मैं रीड करा देता हूं, तो मेरी बातों पे ध्यान देना। सर मैं कहता हूं इन्वेंट्री मतलब क्या, सबसे पहले कहता है इन्वेंट्री मतलब वो एसेट है, वो एसेट है, पक्की बात है आपने खरीदी, आपकी एसेट है। अब क्यों खरीदी है? क्योंकि आपने उसे खरीद के रखा है, हेल्ड फॉर सेल। बेटा बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, आपने बेच करने के लिए रखा है, और ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स मेन बिजनेस है। पता है हम इसे प्यार से आगे जाके क्या बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा क्या बोलता है, कहता है ये हमारा फिनिश गुड है, ओ दिस इज माई फिनिश गुड, ठीक है, अरे हाँ ये मेरा, इसे हम बोलते हैं दिस इज फिनिश गुड, दिस इज फिनिश गुड, प्यार से आप इसे FG बोलते हो, ठीक है सर। तो फिनिश गुड हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री है। बट क्या सिर्फ फिनिश गुड हमारी इन्वेंट्री? नहीं सर, हमने उसे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, हम बेचने के लिए रखे हैं, पर अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। बता ये पेन बन के बिल्कुल रेडी है, बेचने के लिए रखा है, फिनिश गुड। अभी इस पेन में हमने सेंसर लगाना बाकी है आज गला खराब है मेरा बच्चों, सेंसर लगाना बाकी है, इसमें अभी मेरा ब्रांड कुछ भी है जो अभी बाकी है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, इन द प्रोसेस है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और क्यों बना रहा हूं मैं इसे, यूज करने के लिए नहीं सर, बेचने के लिए। तो अगर मैंने बनाया है नहीं, अभी रेडी नहीं है, अभी प्रोसेस में, अभी तो भी इन्वेंट्री कहलाएगा। और इसे आपने बचपन में सुना होगा, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं इसे, वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में बोलते हैं मेरे बच्चे WIP। क्या बोलते हैं, WIP, ठीक है। वो सामान जो बन के रेडी है विच इज फिनिश गुड, वो सामान जो अभी बन रहा है बेचने के लिए वो भी WIP, और वो सामान जिसे मैंने खरीदा बेचने के लिए नहीं, अपने फिनिश गुड में या सर्विस में जो मैं बेचना चाहता हूं उसमें कंजम्पशन के लिए, कि भाई इस पेन को बनाने के लिए एक सेंसर चाहिए होता है, जो सेंसर इस पे वर्क करता है। अब वो सेंसर मैं नहीं बनाता, वो सेंसर दूसरी कंपनी बनाती है, पर उस सेंसर को मैं खरीदता हूं अपने बिजनेस में यूज नहीं सर, अपने इस सामान में यूज करके इसे बेचने के लिए। दिस इज प्योर, इसे बोलते हैं सर जी रॉ मटेरियल। ओ सर इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब है इन्वेंट्री मतलब क्या, तीन चीजें अभी मैंने सिंपल बताई। AS2 भी यही बोलता है, AS2 की डेफिनेशन ही लिखी है मैंने, AS2 की डेफिनेशन लिखी, कहता है इन्वेंट्री मतलब वो एसेट जो आपने बेचने के लिए बिल्कुल रेडी रखी है, फिनिश गुड, जो आपकी बन रही है बेचने के लिए, WIP, जो आप में आपके सामान में बेचने के लिए कंज्यूम होगी, विच इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल, ये भी है। इतना ही नहीं, वो कहता है सर जी और साथ में इंक्लूड क्या करेगा, कह रहा कुछ और कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे कि मैं इनमें यहां नाम ले देता हूं सर, जैसे कि कोई पैकिंग मटेरियल है, या फिर सर जो स्टोर एंड स्पेयर एंड स्टोर मटेरियल है। मतलब सर मान लो मैं ये पेन बेचता हूं, क्लियर है, पर इस पेन को बनाते टाइम मैं सेंसर जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा खरीद के रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार पेन बेचा तो भैया गया क्या कस्टमर से, उसके बाद इसकी सर्विस नहीं होती क्या,
होती है। हम गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बना के बेचते हैं, मारुति गाड़ी बना के बेचती है, तो क्या बेच ही देती है, उसके बाद कस्टमर तो कहती है दोबारा मत दिख जाना। नहीं, कस्टमर जी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सर्विस के लिए खड़े हैं। सर्विस मतलब अगर आपका कोई भी कार का पार्ट खराब हो जाए, आप आना, हम चेंज कर देंगे। आप पूरी कार चेंज करेंगे या बस वो पार्ट चेंज करेंगे? तो वो पार्ट एक्स्ट्रा स्पेयर में रखा है, वो पार्ट भी तो इन्वेंट्री है, वो भी तो इसी के साथ ही बिकेगा। आज नहीं बिकेगा, धीरे धीरे सर्विस में बिकेगा। वो कहता है ये भी इन्वेंट्री। मतलब 4 चीजें, पैकिंग, इवन पैकिंग भी 5, दोबारा बोलो 5 चीजें यहां लिखता हूं। सबसे पहला सर जो रेडी है, फिनिश गुड। दूसरा WIP। तीसरा रॉ मटेरियल। सर ये तो मेन है, ये तो मेन सामान है जो चाहिए बेटा। जो बेचने के लिए रखा है वो मेरा इन्वेंट्री है, जो बन रहा है वो इन्वेंट्री है, जो इसको बेचने में यूज होगा वो इन्वेंट्री है। इसके साथ में जो एक्स्ट्रा स्टोर मटेरियल रखा है, स्पेयर मटेरियल रखा है, वो भी मेरा इन्वेंट्री है, क्योंकि वो भी आज नहीं तो कल सर्विस के नाम पे बिक जाएगा। और 5वां, अगर मैं कुछ पैकिंग वगैरह इसके साथ में कर रहा हूं तो पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, जो बिल्कुल साथ में पैक करके दूंगा, ऐसे ही थोड़ी ना पकड़ा दूंगा, इसमें पैक करके दूंगा ना, इसमें बॉक्स बना के दूंगा, तो वो जो पैकिंग मटेरियल है वो भी साथ में ही बिकेगा, उसका भी क्या बोलेंगे अपन, इन्वेंट्री। क्लियर है? बट क्लैरिफिकेशन रखा है कि जो स्पेयर पार्ट, मान लो सर ये मैं एक मशीन से बनाता हूं, तो उस मशीन का भी तो स्पेयर पार्ट रखा है, क्या वो भी इन्वेंट्री बनेगा? नहीं सर, वो मशीन का पार्ट बनेगा। सर जो इससे रिलेटेड है वो स्पेयर पार्ट, वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री में काउंट होगा, मशीन का स्पेयर पार्ट मशीन में काउंट होगा। भाई उसे ये स्टैंड डील करेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उस पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। स्टैंड बाय इक्विपमेंट बोलते हो सर, स्पेयर पार्ट में मशीन बोलते हो। औजार, रिंच मशीन वगैरह, ये सब आपके कहाँ जाएंगे सर जी? मशीन वगैरह में। नहीं आई बात समझ में? आई सर, आई, बिल्कुल आई। दोबारा बोलो सर, मतलब स्पेयर पार्ट सारे आ जाएंगे क्या? नहीं सर, जो सिर्फ मेरी गाड़ी से रिलेटेड है, जो मेरी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, वो स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री में आएंगे। बाकी जो मशीन के स्पेयर पार्ट है, बाकी जो मशीन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो मशीन में जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो मुझे मेरे बच्चे बताओ, क्या इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्लियर हुई? यहां पे मैंने ये लिखा है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो इंक्लूड करेगी मेंटेनेंस, सप्लाई वगैरह, जितने भी कंज्यूमेबल, लूज टूल्स वगैरह, स्पेयर पार्ट है सब, लेकिन इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करेगी? अगर कोई भी स्पेयर पार्ट, सर्विस इक्विपमेंट, जो भी स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जो किसी भी यूज हो सकता है ओनली इन द कनेक्शन विद एन इंटेंशन ऑफ फिक्स एसेट, किसी फिक्स एसेट के कनेक्शन में, किसी मशीन से रिलेटेड है जिसका इर्रेगुलर यूज है, जो हमारी सर्विस में नहीं जाता है, वो कभी कभार यूज होता है, वो हमारा कहां डील किया जाएगा? वो फिक्स एसेट में अकाउंटिंग की जाएगी उसकी, उसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो बस याद रखना, मैंने ये मॉड्यूल की डेफिनेशन छाप दी यहां पर कि भाई साहब, अगर कोई स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, कोई भी चीज जो मेरी फिक्स एसेट से रिलेटेड है, उसकी अकाउंटिंग फिक्स एसेट से पूछना, हमसे मत पूछना AS2 में आके। ठीक है सर, एक बार प्रॉपर बताओ, ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ा दी, पर हमें एक बार प्रॉपर क्लैरिटी दो। लो भाई, प्रॉपर क्लैरिटी लो, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री क्या है? इधर आओ, आराम समझना। सर 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है, आराम समझना। देखो, स्टॉक का लेना देना सर्विस से नहीं होगा, सर्विस से नहीं होगा। जो गुड्स में डील कर रहे हैं, जो किसी चीज में डील कर रहे हैं, उन्हीं का होगा। अब मैं गुड्स को नहीं सर्विस देता हूं, तो मेरे लिए स्टॉक, मेरे लिए बचा हुआ सामान, स्टॉक मतलब ईयर एंड में जो बच गया। तो इन्वेंट्री मतलब, देखो, या तो मैं जो गुड्स में डील कर रहा हूं, या तो मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग का बना रहा हूँ, मैं खुद बनाता हूं और बेचता हूं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। क्लियर है? मैं इस पेन को खुद बनाता हूं, खुद बेचता हूं, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वेरी गुड। और मैंने कहा ना जी ना, मैं क्यों बनाऊं, बनाने वाली कंपनी बहुत है, मैं तो अपना ब्रांड यूज करूंगा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ट्रेडिंग। बेटा आपके आसपास जो तुरतुरे बिक रहे हैं, कौन, क्या 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 सर, जो तुरतुरे, अरे हाँ, कुरकुरे, हाँ वो जो कुरकुरे बिक रहे हैं, या जो अंकल चिप्स बिक रहे हैं, जो मैड एंगल बिक रहे हैं, ये क्या वो जो छोटी मोटी दुकानें वो बनाती हैं? नहीं सर, वो तो कंपनी बना रही है ITC, वो तो कोई और कंपनी बना रही है। तो सर जी वो बना रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन? ITC। ये कौन है? ट्रेडिंग। ये खरीदते हैं और अपने नाम पे, या अपने नाम क्या मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे बेच देते हैं। भाई ट्रेडिंग इंडस्ट्री मतलब, सर मान लो मैंने कहा ये पेन मैं बनाता हूं, तो मैं मैन्युफैक्चर हो गया। फिर ये पेन सीधा मैं कस्टमर को देता हूं? नहीं सर, मैं रिटेलर्स को देता हूं। फिर रिटेलर क्या करते हैं? 1000 का पेन मुझसे खरीदा, 100 रुपए ऐड किया, 1100 कस्टमर को दिया, दैट इज 1100 में। तो उनका बनाना नहीं है, वो खरीदेंगे और रीसेल करेंगे, खरीदेंगे और रीसेल करेंगे। दिस इज ट्रेडिंग। ठीक है, डन। मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी आपके होलसेलर हैं, जितने भी आपके रिटेलर हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, दीज आर ट्रेडिंग, दीज आर ट्रेडिंग बिजनेस। अब सर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? सर मैन्युफैक्चरिंग में सब होगा।
मैन्युफैक्चरिंग में सब होगा। क्या होगा सर मैन्युफैक्चरिंग में? मैन्युफैक्चरिंग में जो सामान हम बिल्कुल खरीदते हैं ताकि हम उसे अपने यूज़ करें, रॉ मटेरियल, फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं WIP में। बेटा मैं सेंसर खरीदता हूँ, मैं अंकल चिप्स बनाता हूँ तो आलू खरीदता हूँ, मैं कार बनाता हूँ तो मैं टायर खरीदता हूँ। टायर मेरी कंपनी नहीं बनाती, टायर MRF बना रही है, तो मेरी कंपनी मारुति सुजुकी, तो मैं टायर खरीदता हूँ, तो टायर इज माय रॉ मटेरियल। अब गाड़ी बन के तैयार है बट अभी उस पर कलरिंग होनी बाकी है, अभी उस पर इंजन का फिटिंग होनी बाकी है, WIP, और गाड़ी बिल्कुल रेडी है बेचने के लिए, दिस इज फिनिश गुड। ठीक है, अब इनके साथ में एडिशनली क्या आएगा? इनके साथ में जब गाड़ी को हम बेचेंगे, जब हम गाड़ी को भेजेंगे तो फिर आएगा पैकिंग मटेरियल। भाई हो सकता है हम उसे सीट कवर वगैरह दे दें, हम उसे कुछ और भी दे दें, पैकिंग वगैरह करेंगे, और फिर हम कुछ उसे स्पेयर पार्ट भी रख सकते हैं, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, कि कल को वो हमारे से सर्विस कराने आएगा तो हम उसका स्पेयर पार्ट वगैरह रख के चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें हमारे को क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। तो ये सारी चीज़ों को अपन क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। यहाँ पे, यहाँ ट्रेडिंग में सिर्फ आपको फिनिश गुड ही मिलेगा, ये बनाते नहीं हैं, ये बनाते नहीं है, बना बनाया खरीदते हैं, जिसे हम जनरली स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक इन ट्रेड, कि भैया सामान खरीदा और आगे बेचना है, खरीदा और आगे व्यापार में बेचना है, ट्रेड माने व्यापार, बात खत्म। तो ये टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री 5 ही है, बस उनका अलग अलग क्लासीफाई है। मैन्युफैक्चरिंग में आपको सब नजर आएगा, लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड नजर आएगा, क्योंकि वहां ना हम बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल नाम की चीज ही नहीं है, WIP नाम की चीज ही नहीं है। ठीक है, डन है, डन है मेरे बच्चों। तो ये इन्वेंट्री का पूरा एक आइडिया दे दिया मैंने, इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है, इंडस्ट्री क्या है। अब सर एक बात बताओ हमें ना, वैसे एक बात बता दो, AS2 बहुत डिटेल में, मैंने पहले ही बोला हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, हमें वैल्यूशन करने को दिया जा रहा है, लेकिन क्या हम सारी वैल्यूशन, सारी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं? नहीं सर, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड की बात कर रहे हैं। कई बच्चों को लगता है हम सारी इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे हैं, नहीं सर, रॉ मटेरियल, WIP, स्टोर एंड स्पेयर, इन सब की वैल्यूशन आप सीखोगे इन्वेंट्री AS2 बोले तो इंटर में। क्लियर है? तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हल्का सा पढ़ाया जा रहा है, क्या? फिनिश गुड, सिर्फ फिनिश गुड। अब वो कहता है फिनिश गुड को वैल्यू कैसे करना है, फिनिश गुड को वैल्यू कैसे करना है, कहता है, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं बेटा, ध्यान देना। कहता है अगर आपको वैल्यू करना है तो AS2 ने कुछ प्रिंसिपल दिए। AS2 कहता है अगर आपको वैल्यू करनी है, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, मैं बार बार बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड, ठीक है, रॉ मटेरियल की बात नहीं करूंगा, WIP की अभी नहीं बात करूंगा, सिर्फ फिनिश गुड की बात कर रहा हूं। अगर फिनिश गुड को वैल्यू करना है तो मेरा AS2 कहता है भाई दो चीजें निकालो, एक निकालो इसकी कॉस्ट, लागत, कि ये सामान को बनाने में कितना लागत लगी, दैट इज कॉस्ट। कैसे निकालेंगे अभी बात कर लेंगे। और एक चीज और निकालो जिससे आप बचपन में मार्केट वैल्यू बोलते थे, अब मैं उसको अच्छा प्योर नाम दूंगा, विच इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कुछ नहीं छोड़ूंगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो अब मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा। एक कॉस्ट और एक NRV, NRV शॉर्ट में बोलते हैं NRV। क्लियर है? कहता है सर जी क्या होता है NRV, अभी बात करेंगे। कहता है आप फिनिश गुड, जितना भी आपका सामान है, मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं के बिजनेस में 1000 चेयर खरीदी थी मैंने। कितनी चेयर खरीदी थी मेरे बच्चे? 1000, जिसमें से साल में 800 चेयर बेच दी। भाई 1000 में से 800 बेच दी, अब बची हैं 200, तो 200 इज माई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक बोलो इन्वेंट्री बोलो, वन ऑफ द थिंग। अब उन 200 को हम अपनी बुक्स में कहां दिखाएंगे? आपको पता है, आप पढ़ के आए हो, फाइनल अकाउंट, जल्दी बताओ। फाइनल अकाउंट में जब आप बोलोगे तो आप बोलोगे एक तो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक तो बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बेटा यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग नहीं वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग निकालते हैं, क्लोजिंग को निकालते हैं, ओपनिंग अपने आप सेम बन जाता है। तो पिछले साल भी ऐसी क्लोजिंग निकाला होगा तो वो ओपनिंग तो अपने आप आ गया होगा। ओपनिंग तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको हम कुछ अलग से नहीं करते हैं, दिस इज कॉपी पेस्ट। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक की यहां वैल्यू लिखेंगे तो वो कितनी वैल्यू होगी, ये आपको वैल्यू कौन बोल रहा है सर जी? AS2 कह रहा है आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, इवन बैलेंस शीट में भी एसेट में दिखाओगे ना कि भाई स्टॉक हमारी एसेट है, करंट एसेट है, जो अगले साल हम बेच देंगे, पैसा कमाएंगे, हमारा अधिकार है, हमारा बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो आपकी करंट एसेट में भी जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सुनते रहो बस। तो क्वेश्चन उठता है कि यहां जब हम उसको दिखाएंगे तो किस वैल्यू पे दिखाएंगे? तो वो कहता है वैल्यू विल बी कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। सर लोअर क्यों?
क्योंकि बचपन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे आप बोलते थे प्रूडेंस या आप बोलते थे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब सर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या होता था। प्रूडेंस मैं दोबारा बताता हूं सर, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कहता था कि सर अगर फ्यूचर में होने वाले लॉस है, इजी लैंग्वेज, इजी इजी इजी, कहता है फ्यूचर में होने वाले अगर नुकसान दिख रहे हैं, फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको, फ्यूचर देखो सर, फ्यूचर में अगर मुझे दिख रहा है एक्सपेक्टेड लॉस होने वाले, कहता है रिकॉर्ड कर लो, आज ही उसका इंतजाम कर लो, मान लो आज हो गया, प्रोविजन बनाओ, लॉस रिकॉर्ड करो, जैसे करना है करो, आंख नहीं बंद करोगे। लेकिन अगर फ्यूचर में प्रॉफिट है, अगर इग्नोर, प्रॉफिट मतलब हमें लग रहा है फ्यूचर फायदा है, ब्राइट फ्यूचर है, इग्नोर कर दो, जब होगा तब बात करेंगे, इसको डिटेल में और भी करेंगे बाद में बात। लेकिन अभी मेरे को हल्का सा ये प्रूडेंस क्या बोलता था कि सर ये फ्यूचर में लॉस दिख रहा है रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर में गेन दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, इग्नोर कर दो। अब वही कॉन्सेप्ट यहां लगा है, कैसे लगा है देखो, जैसे मैंने बोला मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, और मैंने बोला मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मान लो मैंने 1000 चेयर खरीदी थी, 1000 चेयर मैंने परचेज करी थी, अभी सेम रेट रखता हूं, मान लो 800 रुपए में खरीदी थी, ठीक है सर, दिस इज माई कॉस्ट, कितने में खरीदी 800, लागत कितनी पड़ी मुझे 800 रुपए, ठीक है, इसमें से 600 मैंने सोल्ड कर दी, 600 मैंने सोल्ड कर दी, जितने में सोल्ड करनी थी कर दी, साल में बेच दिया। अब ईयर एंड हुआ है, ईयर एंड, और ईयर एंड पे मेरे बच्चे मेरे पास 400 चेयर्स पड़ी हैं एज अ स्टॉक, एज अ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसे किस वैल्यू पे दिखाएंगे यार, बाय क्लोजिंग स्टॉक में 400 आ जाएगा, 400 चेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या होगा, तो एस टू कहता है रुको, इसकी पहले ये बताओ इसकी कॉस्ट क्या है, इन चेयर की कॉस्ट क्या है। मैंने कहा हर चेयर, अभी मान लो अजम्पशन ले लो सबका पूरे साल प्राइस फिक्स रहा, मतलब 800 रुपए, तो मैंने कहा एक चेयर मुझे 800 रुपए की पड़ी, मतलब 400 इंटू 800 दैट इज 32,000, 32 या 3,20,000, एक मिनट को कैलकुलेटर ला दो, 400 इंटू 800 32 नहीं 3,20,000 का सामान पड़ा है जिसकी लागत है, ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब वो कहता है सर मार्केट में जाओ, अभी क्या बेच दिया क्या सामान, बिक गया क्या, नहीं सर बिकेगा, फ्यूचर बिकेगा, फ्यूचर, क्योंकि बिक गया होता तो क्लोजिंग ही नहीं होता, तो फ्यूचर में अगले महीने कुछ महीने बाद बेचोगे, मैंने कहा बेचेंगे, अभी तो 31 मार्च है, अभी तो अप्रैल में बेचेंगे, कहता है बेचोगे, तो बताओ कितने में बिकेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू और एनआरवी में क्या डिफरेंस होता है, 2 मिनट बात सुनना, अभी सोचना मार्केट वैल्यू ही है, अभी मैं बताऊंगा एनआरवी और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, अभी 2 मिनट बात करेंगे बात, लेकिन अभी सोचो मार्केट वैल्यू पे ही बात कर रहे हैं, स्लाइटली बहुत छोटा सा डिफरेंस है, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट में मुझे लगता है कि यार मार्केट में 800 का खरीदा था, मार्केट में तो कितना भी बुरा हो जाए ना फ्यूचर में 1000 से नीचे तो नहीं जाएगा, आराम से 1000 रुपए में बेच दूंगा, मतलब फ्यूचर में मार्केट है, जो मार्केट की वैल्यू है वो है 1000, एक की क्या है 1000, एक की कितनी है 1000, तो बताओ 800 कितनी, 400 चेयर थी, इसका मतलब 400 इंटू ये, मार्केट वैल्यू टोटल कितनी है 4 लाख। अब जल्दी बताओ 4 लाख मतलब फ्यूचर में फायदा नजर आ रहा है नुकसान, फायदा भाई 3,20,000 की चीज 4 लाख में बेचेगी, प्रॉफिट होने वाला है बेटा कितना 80,000 का, और हो गया या एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है सर, हुआ नहीं है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरा प्रूडेंस क्या बोलता है, भाई फ्यूचर में फायदा दिख रहा है, मैंने कहा हाँ, कह रहा आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, नहीं दिखना चाहिए, इग्नोर, इग्नोर, कॉस्ट पे लिखो, लागत दैट इज 3,20,000 पे ही आएगा, प्रॉफिट पे नहीं आएगा। ओ प्रूडेंस आया, हाँ, मतलब हमने प्रॉफिट आया तुरंत आंखें बंद कर ली कि हमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा, 3,20,000 हमारी लागत, बात खत्म, ठीक है। सर व्हाट अबाउट मार्केट, बहुत ही बुरा हो गया, मैंने कहा मतलब मेरे बच्चे, कह रहा मान लो सर मार्केट में मुझे लग रहा है भाई जो हमारी चेयर है अब वो पुरानी हो चुकी हैं, अब मार्केट में इससे अच्छी चेयर आ चुकी हैं, लोग वो चेयर खरीद रहे हैं, हमारी चेयर अब कोई नहीं खरीद रहा, अब मैं इस चेयर को बेचने जाऊंगा, मुश्किल से 500 रुपए मिलेंगे, 500 से ज्यादा कोई मार्केट में मुझे एक चेयर का नहीं देने वाला, मेरी चेयर होगी पुरानी पुरानी पुरानी, अब मार्केट में नई चेयर डिमांडेड है, फैशन चेंज, 500 इंटू 4 दैट इज मैक्सिमम मुझे मार्केट वैल्यू मिलने वाली है 2 लाख। अब मुझे बताओ मैंने क्या बेच दिया या मिलेगा, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है, अब ये फायदा दिख रहा है नुकसान, 3,20,000 की चीज जो मैं खरीद के लाया था, अब वो मार्केट में 2 लाख की वसूली हो रही है,
तो भाई सीधा सीधा मुझे 1,20,000 का एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्सपेक्टेड क्या है? लॉस 1,20,000 का। बेटा जब मैंने परचेज करा होगा तो यहां परचेज में आ रहा होगा 3,20,000 लागत, मतलब कहीं ना कहीं 800 रुपए की लागत आ रही होगी। लेकिन अब बताओ सर जी ये चीज 800 की चीज 500 में प्रॉफिट या लॉस? फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस? आंख बंद कर लूं? बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा, आंख बंद करूं? नहीं सर, एज अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। वो कहेगा भाई मार्केट वैल्यू पे दिखाओ, दैट इज 3,20 नहीं, कितने पे? 2 लाख। तो अपने आप 1,20,000 का लॉस आ जाएगा, अपने आप 1,20,000 का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू कम कर दी, आपने अपनी इनकम कम कर दी। स्टॉक कम करना मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कम कर दी। इनकम कम करोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस बुक हो गया, ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया। दिस इज प्रूडेंस। इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं लोअर, हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं लोअर। लोअर मतलब कम की तरफ देखो। अगर कॉस्ट से मार्केट वैल्यू ज्यादा है, प्रॉफिट दिख रहा है, इग्नोर मार दो। कम दिख रहा है, लॉस रिकॉर्ड कर लो। दैट मींस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपल कहता है भाई स्टॉक को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। बोलो बढ़िया से समझ आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन कराता हूं इसमें, एक क्वेश्चन कराता हूं। नाउ इधर आओ, क्वेश्चन है। अब एक चीज और बताना सर, एक पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट भी इसी के साथ में, फिर क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट ये है मेरे बच्चे कि अगर मान लो मेरी कंपनी में, क्या मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ पेन ही बना के बेचता हूँ? नहीं सर, आज की डेट में कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है। कंपनीज अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। मान लो डाबर कंपनी की बात करो तो सर जी वो डाबर कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रही है, ब्यूटी ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट भी बना रही है, बहुत सारे बना रही है। मेरी कंपनी भी है सर, मेरी कंपनी कैलकुलेटर भी बनाती है, मेरी कंपनी पेन भी बनाती है, मेरी कंपनी कैमरा भी बनाती है। डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या ईयर एंड पे सिर्फ पेन के स्टॉक बचा होगा, कैलकुलेटर का स्टॉक बचा होगा, या कैमरे का स्टॉक बचा होगा, तीनों का बचा होगा? तीनों का बचा होगा। अब तीनों की लागत सेम है? नहीं, तीनों की लागत अलग अलग है। तीनों का मार्केट में प्राइस सेम है? नहीं सर, मार्केट में प्राइस अलग अलग है। तो सर तीनों का रिस्क एंड रिवॉर्ड सेम है? नहीं सर, अलग अलग है। किसी में प्रॉफिट हो सकता है, किसी में लॉस हो सकता है। तो अगर मेरे पास 3 तरीके की इन्वेंट्री है, 3 तरीके का सामान है, तो क्या मैं तीनों को एक साथ कॉस्ट ऐड करूं, तीनों का एक साथ एनआरवी ऐड करूं? अभी एनआरवी मैंने सिखाया नहीं, मैं भूल गया। एनआरवी ऐड करूं और फिर सीधा लोअर निकाल दूं? दिस इज ग्लोबल बेसिस कर लूं, इसे बोलते हैं ग्लोबल बेसिस। कि भैया जितना भी स्टॉक है, पूरा अनंत स्टॉक, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, चाहे उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ भी हो, सबकी कॉस्ट एक बार में ऐड करूं, सबका एनआरवी एक बार में ऐड करूं और विच एवर लोअर लगा के कॉन्सेप्ट निकाल दूं। ये सही है? या आइटम बाय आइटम? भाई कैलकुलेटर का अलग निकालेंगे, कैलकुलेटर का, तू क्यों नहीं छोटा हो गया? हाँ, कैलकुलेटर का अलग करेंगे, पेन का अलग करेंगे और कैमरे का अलग करेंगे। आइटम बाय आइटम, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। द आंसर इज AS2 कहता है सर आइटम बाय आइटम नॉट ग्लोबल। एग्जाम में याद रखना, ट्रू एंड फॉल्स बन जाएगा। आइटम बाय आइटम नॉट ग्लोबल बेसिस मेरे बच्चे, नॉट ग्लोबल बेसिस। ठीक है सर, एनआरवी क्या होती है? आपने एनआरवी स्किप कर दी, अब मैं बताता हूं मेरे बच्चे एनआरवी क्या होती है। इधर आ जाओ सर। अगर आप देखो, सीधी सी बात है, एनआरवी देखो, कॉस्ट में निकालने में ज्यादा टेंशन नहीं है। अभी कॉस्ट निकालना टेंशन मत लेना, कॉस्ट धीरे धीरे हम इंटर में सीखेंगे, ज्यादा बेटर है। वैसे कॉस्ट में मान के चलो कि हमने जितने में खरीदा परचेज प्राइस प्लस अगर कोई टैक्सेस वगैरह हैं, कॉस्ट जैसे मैं बोलूं अगर कॉस्ट निकालनी हो तो आप सीधा बोलोगे कॉस्ट में क्या करोगे, जो भी आपका परचेज प्राइस है, ठीक है, माइनस आपने कोई डिस्काउंट या रीबेट है वो कर दो, या सब्सिडी जो भी मिली हुई है वो माइनस कर दो, प्लस कर दो अगर कोई टैक्सेस हैं, पर याद रखना नॉन रिफंडेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो आपकी लागत का पार्ट नहीं बनेगा। प्लस अगर आपने कोई भी उसे, जैसे ये रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई कि इसे रॉ मटेरियल का लाने में इतना खर्चा हुआ, ठीक है, माइनस आपने डिस्काउंट किया, फिर आपने टैक्स वैक्स ऐड किया, तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गई। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी सर? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। बेटा इस पे ट्रू एंड फॉल्स आता है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर, मतलब इसमें आएगी डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड क्या होते हैं? ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे। तो जितने भी लेबर है और जितनी भी फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे ऐड कर दो, क्योंकि बेटा रॉ मटेरियल मतलब लाया,
तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के में जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा कन्वर्जन कॉस्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ना जी ना। कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री खर्चा सब ऐड होता है, पर मटेरियल नहीं। मटेरियल अलग है, उसको बाद खर्चा जो होता है वो कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो कोई कन्वर्जन कॉस्ट है वो ऐड हो गया। और अगर कोई अदर स्पेसिफिक खर्चा है, मान लो भाई कस्टमर ने बोला मुझे तो गिफ्ट पैकिंग चाहिए, मुझे तो स्पेशल गिफ्ट पैकिंग चाहिए, तो वो गिफ्ट पे खर्चा हुआ वो भी गिफ्ट का खर्चा भी ऐड हो जाएगा। कोई स्पेशल पैकिंग है, डिजाइनिंग है, वटएवर है, प्रिंटिंग है, वो सारा ऐड करेंगे तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, या इसे ही बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, कि भाई ये मेरे फिनिश गुड की लागत है, ये मेरे फिनिश गुड की लागत है। तो लागत निकालना तो अभी छोड़ दो, आप इंटर में ज्यादा बेटर तरीके से मेरे साथ कैलकुलेट करोगे। मैंने बता दिया 3 कंपोनेंट होते हैं लागत में। सबसे पहले परचेज प्राइस, दिस इज रॉ मटेरियल कॉस्ट, इसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, तीनों चीजें यहां तक, टैक्सेस तक। फिर ये कन्वर्जन कॉस्ट सेकंड, और फिर अदर कॉस्ट अगर कुछ है इफ एनी, तो ये तो तीनों को ऐड करो, आपकी कॉस्ट आ जाएगी, बात खत्म। सर इंपॉर्टेंट है एनआरवी क्या है। वो कहता है सर ये पेन एनआरवी और मार्केट वैल्यू क्या डिफरेंस है, समझ जाओ। मैं अगर इस कैलकुलेटर को बेचने मार्केट में जाऊं तो मुझे लगता है ये मार्केट में 500 रुपए का बिक जाएगा। इसका मार्केट प्राइस कितना है, 500 रुपए। क्या ये एनआरवी है, नहीं। 500 रुपए में इसे बेचूंगा, और बेचने पे मुझे एक एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बिकता, मुझे इसे बिकवाना पड़ता है। तो 500 का बेचूंगा और इस पे 10% कमीशन देना पड़ेगा, इस पे 10% खर्चा होगा जो मुझे देना पड़ेगा। तो बेटा 500 बेचा, 10% 50 रुपए कमीशन दिया, नेट मेरी जेब में कितना बचा, 450। दिस इज एनआरवी, दिस इज एनआरवी। मार्केट प्राइस में खर्चा हटा दो जो मेरा डायरेक्ट हो रहा है, सेलिंग एक्सपेंस, वो हटा दो, तो जो बचा जेब के लिए, दिस इज एनआरवी। मतलब एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो हमें लगता है हम कितने में बेच देंगे, दिस इज मार्केट प्राइस, क्लियर है। उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस बोले तो अगर आपने बोला हम कमीशन देंगे, हम कोई ब्रोकरेज देंगे, हम कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे, तो वो खर्चा माइनस कर दो, जो बच गया जेब में नेट रियलाइज्ड हो रहे वाला है वो है एनआरवी। तो कॉस्ट क्लियर है, एनआरवी क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बेटा जब भी हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या ग्लोबल बेसिस करेंगे, नहीं सर, आइटम बाय आइटम, आइटम बाय आइटम। फटाक से देखो क्वेश्चन, अब देखो जल्दी से क्वेश्चन, होप सो आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा बेटा। जल्दी बताओ, तो जब हम कंपेयर करेंगे क्या तीनों को ऐड करूं, लो भाई तीनों को ऐड करता हूं। बताओ 3 आइटम है मेरी कंपनी में, 3 प्रोडक्ट बनाती है PQR, कह रहा है 3 प्रोडक्ट बनाते हैं PQR। P बोले तो हमारा कैलकुलेटर, Q बोले तो पेन, R बोले तो कैमरा, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। कह रहा ना ही वो एक दूसरे से सिमिलर है, ना ही वो इंटरचेंजेबली, दोनों अलग अलग है, दोनों की जिंदगी, दोनों का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, दोनों की लागत अलग, दोनों का प्रॉफिट अलग, दोनों का मार्जिन अलग, सॉरी तीनों का। कह रहा बताओ एट द एंड ऑफ ईयर हिस्टोरिकल कॉस्ट एनआरवी दी हुई है, आप बताओ इसकी वैल्यू कैसे आएगी। आ जाओ जी हम करते हैं। अब मेरा बच्चा बताएगा, बताओ 38 + 29 + 17, सीधा ऐसे कर दूं, +17, 84 लाख की कॉस्ट आ गई, 84 लाख कॉस्ट है, और 42 + 29 + 14, 85 की एनआरवी है, 85 की एनआरवी है। विच एवर इज लोअर, लोअर है 84, तो लोअर है, बस यही वैल्यू हो गई। बोलो सही है या गलत करा मैंने, जल्दी बोलो सही है या गलत करा, कमेंट करो जल्दी, बोलो सही या गलत। गलत किया है सर, क्यों गलत किया है, क्योंकि ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, ये ग्लोबल हो गया। कैसे करना है, एक एक कंपेयर करो, कॉस्ट एनआरवी, लोअर क्या है वैल्यू, यही बताओ क्या आएगी वैल्यू, वैल्यू आएगी लोअर। तो लोअर क्या है, लोअर है सर जी 38, ठीक है। कॉस्ट एनआरवी लोअर, दोनों ही लोअर है 29, दोनों ही सेम है, क्या फर्क पड़ रहा है। कॉस्ट एनआरवी लोअर, लोअर क्या है 14, तो रियल कॉस्ट तीनों की। अब बताओ सारा मिला के स्टॉक की वैल्यू कितनी, 38 + 29 + 14, दिस इज 81 लाख इज माई कॉस्ट, 81 लाख इज माई वैल्यू। दिस इज, ये मैं डालूंगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की करंट एसेट में कि भैया मेरा इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, तीनों का मिला के। डन। बताओ यहां तक मेरे बच्चे किसी को दिक्कत है तो बताओ, या बढ़िया से क्लियर हो गया, बढ़िया से वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्लियर हो गए। AS2 खत्म करा मैंने, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, पर अभी सुनो। सर एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रू एंड फॉल्स में आता है, जो मुझे स्टार्टिंग में था यहाँ पे। सर अगर मैंने कभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो आपने सिखाया, जो आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाया, सर मैंने गलत कर दिया फिर क्या होगा। सर मैंने गलती से वो ग्लोबल बेसिस ले लिया तो क्या हो जाएगा। सर मैंने वैल्यूएशन गलत, क्या होगा सर, क्या होगा। देखो सबसे पहले ये 4 चीजें आप पे डिपेंड करती हैं।
अगर आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों जरूरी है या क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये 4 चीजें जिन पर इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर इस पर सबसे ज्यादा ट्रू एंड फॉल्स भी है और इसको सबसे अच्छे समझना है। अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन करा तो क्या गलती हो सकती है, वैल्यूएशन में क्या ही गलती हो सकती है? 2 गलतियां हो सकती हैं बेटा, सीधी सीधी समझना, या तो अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन। या तो आप वैल्यू ज्यादा लगा दोगे या वैल्यू कम लगा दोगे, भाई 2 ही तो होगा ना। या तो आपने मान लो ग्लोबल बेसिस किया तो आपका जो 81 लाख ना आके 84 लाख आया, मतलब ज्यादा आ गया। या फिर हो सकता था कि 70 लाख ही आता तो कम हो जाता, तो 2 ही तो है, या तो वैल्यू जो आ रही है उससे कम या ज्यादा, बात खत्म। अब होगा क्या सर, होता क्या है? होता ही है मेरे बच्चे, आराम समझना। सबसे पहला इंपैक्ट इनकम पे क्या फर्क पड़ता है? इनकम बोले तो प्रॉफिट। देखो आपको पता है जो हमारा, और ये वैल्यूएशन किसकी होती है, ऑलवेज याद रखना क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बनेगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक खराब होगा। पहले अभी बात करो, अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो इसका वैल्यूएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ये लो जी ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, बस रट्टा लगाना मना है, डायरेक्ट समझो, ऑल इनकम क्रेडिट। और क्लोजिंग स्टॉक जो आता है वो यहां आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक इनकम में। अब 80 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक था या 81 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पर मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, अगर मैंने 81 ना लिख के 75 लिख दिया, दैट इज अंडर वैल्यू, कम लिख दिया, मुझे बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे प्रॉफिट पे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे जीपी पे या एनपी पे? आप जल्दी बताओ सर। अगर आप अंडर करोगे मतलब आप इनकम कम कर रहे हो, और अगर इनकम कम करोगे तो प्रॉफिट का इनकम से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट, मतलब मैं जिधर जाऊंगा तू उधर जाएगा, मतलब आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम। सीधी बात है, मतलब अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो प्रॉफिट भी क्या आएगा, कम आएगा, प्रॉफिट भी आपका कम आएगा, शॉर्ट आएगा, कम आएगा, बात खत्म। और सीधी बात, अगर ओवर वैल्यूएशन करोगे, अगर ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा आएगा, प्रॉफिट भी क्या आएगा, ज्यादा, खत्म। तो एक तो ये हो गया कि सर जी आपका अगर स्टॉक ठीक वैल्यू नहीं हो रहा है, अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट भी गलत आएगा। क्या गलत होगा? अगर आपने स्टॉक कम दिखाया है तो प्रॉफिट भी कम आएगा, स्टॉक ज्यादा दिखाया है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। बट याद रखना, रटना मना है, ये मैंने जो बात करी क्लोजिंग स्टॉक की। व्हाट अबाउट अगर ओपनिंग स्टॉक हो, तो ये अगले साल क्या इंपैक्ट डालेगा, अगले साल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगले साल ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग। और बेटा ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। डेबिट बोले तो खर्चे, खर्चों का प्रॉफिट से क्या रिलेशन है, उल्टा। भाई अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग स्टॉक कम है मतलब खर्चा कम है, खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर आपका ओवर स्टॉक है, ओवर वैल्यूएशन है, तो अगर आपका खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम आएगा। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, जरा देखो मेरे साथ। मैं कहता हूं सर आपका प्रॉफिट पे इंपैक्ट, प्रॉफिट पे इंपैक्ट, सर मैं सीधा बोलूंगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट। और अगर ये ओपनिंग स्टॉक है तो उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, बस खत्म। इतना लॉजिक है, ये समझ लो। क्यों है लॉजिक? क्योंकि ये मेरी इनकम साइड में आता है और ये मेरे लिए एक्सपेंस साइड में आता है। तो अगर आपका स्टॉक कम आ रहा है तो प्रॉफिट भी कम आएगा, स्टॉक ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक कम आ रहा है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, स्टॉक ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि खर्चे के साथ इनकम का उल्टा चलेगा। लो भाई, इनकम पे खत्म हो गया बढ़िया से। वैसे आपकी बुक में मॉड्यूल में एक बढ़िया सा चार्ट भी दिया हुआ है, उसको भी आप जाके रिवाइज कर सकते हो, बट मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। एक COGS भी आता है। COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 2 होते हैं, एक तो सेल में से जीपी हटा दो, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट आ दो। भाई जितना सेल किया उसमें से प्रॉफिट आ दो, आपकी लागत आ जाएगी। सेल में से प्रॉफिट आ दो, आपकी लागत आ जाएगी। या फिर मेरे बच्चे, आपका एक और फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कि भाई ओपनिंग में आपने जो खरीदा
सॉरी ओपनिंग में जो पड़ा था प्लस जो खरीदा प्लस जो खर्चा किया, ये टोटल स्टॉक हो गया। टोटल में से जो बचा है वो हटा दो, बाकी कहाँ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सामान बिक गया। भाई ओपनिंग में 2000 पेन थे, 10,000 हमने खरीदे, 12,000 टोटल हो गए खर्चा वर्चा लगा के। अब 12 में से मैं कह रहा हूं 3 तो पड़े, तो बाकी 9,000 कहाँ गए, सोल्ड, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सर इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे क्लोजिंग स्टॉक की गलत वैल्यूएशन से, कई बार इस पे भी ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है। तो मेरे बच्चे आराम सुनो, अगर क्लोजिंग स्टॉक यहां ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो आप खुद सोचो ना मेरे बच्चे, खुद सोचो। आपका ये 81 लाख होना चाहिए था, अगर आपने इसे 75 दिखाया, कितना 75, तो बेटा ये कम माइनस हुआ ना, ये कम माइनस हुआ, ये नेगेटिव में है, तो बेटा आपका सीओजीएस ज्यादा होगा। दैट इज सीओजीएस बोले तो लागत, लागत पे क्या फर्क पड़ेगा, लागत पे उल्टा फर्क पड़ेगा आपका। अगर आप स्टॉक को कम दिखाओगे, स्टॉक को कम दिखाओगे तो लागत जो बिक गया है वो ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रहे हो तो ज्यादातर सामान बिक गया होगा, ऐसा चलेगा। और अगर आपने बोला ना जी ना, ना जी ना, आपने बोला ये मैंने 86 लाख लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, तो डेफिनेटली ज्यादा माइनस करोगे तो ये कम हो जाएगा। भाई अगर आप अपने स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाओगे तो सोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। कॉमन सेंस। अपोजिट, स्टॉक जो बच गया है वो कम दिखाओगे तो सेल वाला ज्यादा आएगा, कॉस्ट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज्यादा दिखाओगे तो बिकने वाले की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका भी एक इंपैक्ट पड़ेगा। तो दो इंपैक्ट पड़ते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ देता है, कई बार सीओजीएस पे इंपैक्ट पड़ देता है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, दोनों मैंने बढ़िया से क्लियर करा दिए, बात खत्म। डन है सर जी, डन है, ठीक है। तो पहला डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम बता दिया मैंने कि अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन सही नहीं करा है तो आपकी इनकम जो है वो सही डिटरमाइन नहीं होगी, वो गलत डिटरमाइन होगी, आपका प्रॉफिट सही नहीं आएगा। अब यहीं से दूसरा पॉइंट समझना, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी। ये क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाता है। अब करंट एसेट में अगर आप अंडर वैल्यू दिखाओगे तो आपकी एसेट साइड कम आएगी, अगर ओवर वैल्यू दिखाओगे तो एसेट साइड ज्यादा आएगी, तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं आएगी, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रॉफिट तो गलत आएगा ही आएगा, बैलेंस शीट भी गलत आएगी। सर जी लिक्विडिटी एनालिसिस गलत होगा। आप एक रेशियो पढ़ते हो, करंट रेशियो, क्या पढ़ते हो, करंट रेशियो, जिसमें आप कहते हो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट में एक मेजर पार्ट प्ले करता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। करंट एसेट का सबसे मेजर पार्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर गलत है तो मेरे बच्चे करंट एसेट भी सही नहीं आएगी, और करंट एसेट सही नहीं आएगी तो लिक्विडिटी रेशियो भी सही नहीं आएगा। भाई अगर एसेट ज्यादा दिखा रखी है करंट रेशियो ज्यादा आएगा, करंट अगर स्टॉक कम दिखा रखा है तो करंट रेशियो कम आएगा। तो भाई अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यू से करंट रेशियो पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब आपकी एनालिसिस सही नहीं होगा। और तीसरा बोला स्टैच्यूटरी कंप्लायंस, बेटा आपके कई सारे कंप्लायंस जैसे कि शेड्यूल 3, जैसे कि AS2, ये सारे कंप्लायंसेज हैं जो कहते हैं भाई सही वैल्यू होना चाहिए, आप उनकी नॉन कंप्लायंस करोगे तो अच्छी खासी पेनल्टी आपको नजर आने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। तो एक ये छोटा सा ट्रू एंड फॉल्स का पॉइंट था जिससे आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूएशंस कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, लिक्विडिटी के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉफिट और जो भी आपकी स्ट्रेटजी कंप्लायंसेस के। कुछ भी गड़बड़ हुई आपके लग जाने हैं बच्चे, आपके अच्छे खासे सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट गलत, आपके P&L गलत, आपके रेशियोज गलत, आपकी स्ट्रेटजी लॉस गलत। तो सही से कर लो इसका काम, ठीक है सर। अब लास्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और इस पार्ट को फिर यहीं डन करेंगे। बेटा लास्ट पार्ट ये सारे मैंने करा दिए, लास्ट पार्ट ये है कि सर यहाँ तो हो गया, अब मेथड क्या है वैल्यूएशंस को करने के। देखो आपके बुक में दो तरीके से लिखा है इन्होंने, एक लिखा है हिस्टोरिकल मेथड, पुराने मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, और एक है हमारा नॉन हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, हिस्टोरिकल अभी अभी नया मेथड, ठीक है। इसमें एक आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, एक और है बात करेंगे, पर ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉस्ट वो भी है, एडजस्टेड और स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। ये दो मेथड है यहाँ पर, 1 2। यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपके टोटल 3 मेथड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बोलूँ कि आपका जो गुड्स है या जो आपकी इन्वेंट्री, अरे हो, हाँ जी,
आपकी जो इन्वेंट्री है वो नॉट इंटरचेंजली हो सकती है, नॉट इंटरचेंजेबल मतलब अलग अलग है, अभी बात करेंगे। और अगर वो इंटरचेंजेबल है, हम उसे एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, तो ऐसे। अगर नहीं है तो आप फिर सिर्फ एक लगाओगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और अगर आपने कहा इंटरचेंजेबली है तो फिर यहां पे कई सारे मेथड हैं, जिसमें से एक आएगा फीफो, एक आएगा लीफो, एक आएगा सिंपल एवरेज, एक आएगा वेटेड एवरेज। तो ये आपका यहाँ पे मेथड है और आपको ये मेथड अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें से नॉन हिस्टोरिकल शायद आज हम मैं बात भी ना करूँ इनके बारे में, अलग से सेपरेट बातें करेंगे। हिस्टोरिकल मेथड में ऑलमोस्ट मैं समझा के खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसी पे मैं वीडियो एंड कर दूंगा, ठीक है। बेटा जल्दी बताओ, जिसमें से इस पे डिस्कशन नहीं करना है, इस पे डिस्कशन करना है मेन। सर क्या है सर, मैं बात करता हूँ। देखो हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, नॉन हिस्टोरिकल बाद में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल मतलब पुराने मेथड्स क्या होते हैं, वो कहता है सर सबसे पहले आप अपने इन्वेंट्री का नेचर आइडेंटिफाई करो। आपका ये जो फिनिश गुड है ना, ये कैसा है, मतलब आप फर्नीचर बनाते हो, मैंने कहा हाँ जी बनाता हूँ, बिल्कुल फर्नीचर बनाता हूँ। तो कहते हैं सर आप जो फर्नीचर बनाते हो, मान लो आप क्या बनाते हो, मैंने कहा मैं सोफेज बनाता हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के सोफे बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो क्या आप जब कस्टमर आता है तो आपके पास एक ही तरीके के सारे सोफे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, हमारे पास पूरी की पूरी एक बुकलेट है, जिसमें हम कस्टमर को दिखाते हैं कि भाई देखो ये सोफे के डिजाइन्स हैं, आप जिसको जो चाहिए वो पसंद करो और हम बना देंगे। और हमने 10 सोफे अलग अलग बना के रखे रहते हैं सैंपल के लिए, जो बिल्कुल अलग अलग है। कोई भी सोफा एक दूसरे से जैसा मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग सोफे हमारी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। और कस्टमर आता है, अगर उनमें से कोई पसंद आ गया तो ठीक है, वरना हम उसे बुक पकड़ा देते हैं, जो भी पसंद करना है देख हम तेरे लिए बना देंगे 10 दिन के अंदर। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। अच्छा, इसका मतलब है कि क्या जो सोफे पड़े हुए हैं, कस्टमर ने बोला ये वाला सोफा, क्या मैं उसकी जगह दूसरा सोफा दे सकता हूं? नहीं, एक दूसरे की जगह आप उसे हाथ नहीं लगा सकते हो। आपको अलग स्पेशली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। तो कहता है भाई फिर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगेगा। बेकार फालतू की बात कर रहा है। कह रहा आपके पास साल के एंड में 5 सोफे बचे। मैंने कहा ये 5 सोफा क्लोजिंग स्टॉक में। अब आपको इन 5 सोफे को जाके छू के देखना पड़ेगा। 5 सोफे की अलग अलग लागत निकालो, अलग अलग मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि 5 सोफे अलग अलग हैं, बिल्कुल डिजाइन में अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, कुछ हमने मशीन से बनाए हैं, कुछ में कारीगर ने ज्यादा काम किया है, किसी में कोई मटेरियल लगाए, किसी में कुछ लगाए। तो भाई 5 को अलग अलग स्पेशली आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट निकालो, 5 की अलग अलग अपनी एनआरवी निकालो और विच एवर इज लोअर कॉस्ट कर दो। मतलब एक तरह का आइटम बाय आइटम, एक तरह का आइटम बाय आइटम। ओके, ये कॉस्ट निकालना है। ये वैसे क्या निकालने को बता रहा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक साथ ऐड करके नहीं निकालेंगे, अलग अलग करके निकालेंगे। ठीक है सर, ठीक है, खत्म। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन है ना कुछ है। बस याद रखना कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें हर प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे प्रोडक्ट से, तो भैया फिर वहां कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। खुद जाओ, एक एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो अलग सेपरेटली, एक एक प्रोडक्ट के एनआरवी निकालो और फिर विच एवर इज लोअर निकाल के कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, खत्म। इससे ज्यादा मैं इस पर कोई बात नहीं करने वाला। पर सर मेरा तो इंटरचेंजेबली है, मैं तो फर्नीचर बनाता हूं, चेयर बनाता हूं और एक जैसी चेयर बनाता हूं, बात खत्म। ऑफिस चेयर बनाता हूं, हाँ 2-3 वैरायटी की अलग हैं, मतलब 2-3 वैरायटी हैं, कुछ बॉस चेयर हैं, कुछ नॉर्मल चेयर है वो, लेकिन मेरे पास उनके कई सारे सामान पड़ा है। ठीक है, मैं ये कैलकुलेटर बनाता हूं, मैं ये पेन बनाता हूं, कैलकुलेटर का भी स्टॉक पड़ा है, पेन का भी, तो पेन का अलग निकलेगा, कैलकुलेटर का अलग। पर यार कैलकुलेटर में हर कैलकुलेटर का अलग अलग निकलेगा? नहीं सर, बिल्कुल सेम कैटेगरी है कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में जो सेम कैटेगरी के 100 कैलकुलेटर पड़े हैं मेरे पास, क्या 100 की अलग अलग कॉस्ट निकालूंगा? नहीं। तो वहां पे मेरे पास आएंगे 4 मेथड, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब कैसे करना है, मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं और समझा देता हूं, एक क्वेश्चन उठाता हूं समझा देता हूं, बात खत्म। आ जाओ आ जाओ, ये है मेरे सामने क्वेश्चन। सर जी इसी से हम बड़े आराम से सारी बातें समझ लेंगे, ध्यान सुनना। कह रहा है सर जी 1 जनवरी 2022 को हमारे पास ओपनिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। कह रहा हमने परचेज किया था 100 यूनिट 30 रुपए में। कितने रुपए में? 30। ठीक है, तो हमने पहली बार लॉट खरीदा 100 यूनिट 30 रुपए में। फिर हमने इश्यू करे कंजम्पशन के लिए 50 यूनिट। अब पॉइंट ये, हमें, अगर मैं कह रहा हूं पहले लगाएंगे फीफो, तो फीफो क्या होता है?
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वो पहले जाएगा, तो बचेगा कौन सा? लास्ट वाला। सुनो ध्यान से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, बचेगा कौन सा? लास्ट वाला। तो अगर देखो ओपनिंग में इस बार कुछ भी नहीं है, तो आपके पास अभी कितने थे? 100। मतलब अगर यहां पे वैसे हम चार्ट बना के सिखाते हैं पूरा प्रेजेंटेशन, बट मैं ऑफ कोर्स अभी यहां नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूं। आपके पास अभी इस जैसी खरीदा बैलेंस कितने हो गए? 130 रुपए के। 100 कितने रुपए के? 30। अब जो आपने इशू किए, इशू मतलब मान लो आपने सेल कर दिए, कंज्यूम कर लिए, तो भाई 50 गए। 50 कहां से गए? अभी तो यही लॉट पड़ा है, तो आपने इसी में से गए होंगे। तो जैसे ही आपने 50 यूज करे 30 वाले, ठीक है, ये कंजम्पशन हो गए, तो बेटा आपके पास अब बैलेंस कितने बचे? आपने बोला बैलेंस बचे 50 यूनिट, 30 रुपए वाले। कितने वाले? 30। अभी कोई दिक्कत नहीं, पहला लॉट कोई टेंशन नहीं है, 100 में से 50 गए, 50 बचे। अब अगला हो, आपने 1 फरवरी को फिर परचेज करा 200 यूनिट, अब 40 रुपए। अब कितने का मिला है? 40। तो अब इस दिन आपके पास बैलेंस कितना हो गया होगा? जल्दी बताओ। बैलेंस में 50 पुराने पड़े होंगे 30 वाले, और 200 अभी अभी नए आए हैं, कितने? 40 वाले। तो आपके पास टोटल कितना हो गया? आपने बोला 50 इंटू 30, दैट इज 1500 रुपए का सामान ये हो गया, और 200 इंटू 40, आराम से बेटा, बहुत ईजी है, 8000। तो टोटल सामान हो गया 9500। ठीक है, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। आगे आ जाओ। 15 फरवरी 2022 को आपने फिर इशू करा, सेल करा, इशू करा, सेल करा। रॉ मटेरियल है तो इशू करा है, फिनिश गुड है तो सेल करा है, क्या फर्क पड़ रहा है? 100 यूनिट आपने निकाल दिए। अब आएगा मजा। अब बताओ, अब ये 100 कहां से वाले मानूं? 100 किस में से मानूं? 50 में से, 200 में से? तो यहीं पे पहले दो मेथड एक साथ सीखो, फीफो और लीफो। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है पहले जाएगा, फीफो। जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, लेटेस्ट वाला पहले भेज दो, नया वाला पहले भेज दो, वो जाएगा आपका। नॉर्मली जैसे आप डेयरी का बिजनेस करते हो तो हम ताजा सामान पहले देते हैं, बासी बाद में देते हैं। सिंपल से हम बोल देते हैं कस्टमर से कि भाई ताजा है ले जा, बाकी ताजा खत्म हो चुका है, कल का रखा है, लेना है तो ले ले, नहीं लेना तो मत ले। भाई लेटेस्ट हम पहले निकालते हैं, बात खत्म। ठीक है, अभी तरह मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे आपको वैल्यूएशन सिखानी है। 100 कौन सा? अगर मैं कह रहा हूं यहां पे, बस इसी को समझो, अगला तो अपना। अगर फीफो है तो मैं बोलूंगा मेरे बच्चे, पहले हमने कौन 100 में से हमने जो 100 यूनिट हमने भेजे हैं, 100 भेजे हैं, उसमें से 50 जो यूनिट होंगे वो 30 वाले गए, 30 वाले गए, मतलब ये खत्म, जीरो हो गए, ये खत्म, जीरो हो गए। और फिर उसके बाद पहले आया पहले गया, उसके बाद 200 में से 50 गया, तो 200 में से 50 गए 40 वाले, 40 वाले। तो यहां पे जो बैलेंस बचा होगा ये 50 खत्म हो चुका होगा, सिर्फ बचा होगा 150 वाले। 150 वाले कितना हो गया? जल्दी बोलो। 150 वाले, दैट मीन्स 6000 रुपए का बैलेंस स्टॉक बचा है। फीफो, ये है फीफो। अभी लीफो करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, पहले फीफो। और कह रहा है फिर हमने 20 फरवरी को बाकी 100 और 100 निकाल दिए, तो अब तो यही 100 गए, तो इसमें से 100 गए, तो अब बैलेंस कितना बचा होगा? 50। भाई 100 चले गए, 50 कौन से वाले? 40 वाला ही बचा होगा, क्योंकि अब तो कोई लॉट ही नहीं है, तो यही वाला गया होगा, बैलेंस 40। तो भैया मेरा स्टॉक कौन सा होगा? यही स्टॉक में पड़ा होगा बेटा, कौन सा? 50 इंटू 40, दैट इज 2000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। 2000 रुपए का सामान पड़ा है, लास्ट वाला जो है वो बचा हुआ है मेरे पास। मतलब 100 में से 50 यहां चले गए, 50 यहां चले गए, फिर ये 150 में से 50 यहां पे और 100 यहां पे, तो ये 150 में से जो सॉरी ये 200 में से 40 रुपए वाला 50 स्टॉक मेरे पास पड़ा है। फीफो का मतलब ये है, सिंपल, डन है। दोबारा सुन लो बेटा, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आएगा, जो पहले आएगा उसमें से जाएगा, फिर जो पहले आएगा उसमें से जाएगा, जो बच रहा है वो लास्ट में बचेगा, वो बचता जाएगा। ठीक है सर। सर व्हाट अबाउट अगर ये लीफ होता तो? अगर ये लीफ होता तो देखो, पहले 100 खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 50 यूनिट करे, अभी मेरे पास यही पड़े, तो कोई ऐसा ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, मैंने यहाँ कर दिए होंगे, मेरे पास इशू होने के बाद इसी में से 50 चले गए होंगे, बैलेंस बचे होंगे 50 एट द रेट 30 वाले। ठीक है, पक्का। फिर मैंने परचेज करे, तो जब मैंने परचेज करेंगे तो यहाँ बैलेंस में कितने आगे होंगे मेरे पास? बैलेंस में होंगे 50 तो पुराने वाले, जल्दी बोलो 30 रुपए वाले, और सर जी 200 लेटेस्ट वाले आ गए, कितने? 40 रुपए वाले। ठीक है सर, 40। अब 100 निकले, 100 इशू हुए,
मुझे बताओ अब फीफो या लीफो? लीफो। सर जी अगर अब लीफो है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 50 वाला पुराना है, नया एकदम नया, तो नया ये वाला तो है। तो इस बार मैंने कौन से इशू करेंगे? इसमें से इशू करेंगे। तो बैलेंस कौन से बचेंगे बेटा? ध्यान से बताओ। 50 30 वाले तो पड़े ही होंगे, बोलो हाँ है ना, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया होगा। बिल्कुल सर। इस 200 में से 100 गए होंगे, तो अब इसमें से सिर्फ 100 बचे होंगे। कितने वाले? 40 वाले। ठीक है, फिर 100 निकाल के बाहर कर दिए हमने, तो कौन से वाले होंगे? पुराने वाले या नए? लेटेस्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर इसमें 100 में से निकाले होंगे, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा होगा वो सिर्फ 50 यूनिट वाला बचा होगा, जो हमने ये खरीदा था। कहां? ये वाला, इसमें से ही बचा होगा 50 यूनिट, 30 रुपए। मतलब अब मेरा स्टॉक आ गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50 इंटू 30, 50 इंटू 30, 150 रुपए का। पहले वाले में 2000 आई थी फीफो में, और इसमें 400 आई थी। ठीक है, यहां से एक बात भी मैं समझा सकता हूं आपको। ठीक है बेटा, एक बात भी समझो ध्यान से, एक बात भी समझो। अगर मैं बोलूं, यहां पे एक बात समझो, अगर मैं बोलूं फीफो में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जनरली इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अगर मेरी इन्फ्लेशन सिचुएशन है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मतलब पहले सामान 30 रुपए का आया था, फिर 40 का आया, फिर अगला 50 का आया, तो क्लोजिंग स्टॉक COGS और क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ध्यान से बताना, जो फीफो है वो कहता है पहले जो आया पहले गया, तो पहले सस्ता वाला गया होगा, तो इसकी वैल्यू लो आ रही होगी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हाई आएगी। याद रखना, इस पे ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर इन्फ्लेशन सिचुएशन है, सामान महंगा होता जा रहा है, तो सस्ता वाला बिक चुका होगा, महंगा वाला बचा होगा। और अगर आप कह रहे हो सर जी डिफ्लेशन सिचुएशन है, मतलब महंगाई नहीं है, रिसेशन चल रहा है, मंदी आ रही है, पहले 50 का था, फिर 30 का, फिर 40 का हो गया, फिर 30 का हो गया, तो बेटा उल्टा हुआ होगा, महंगा वाला गया होगा हाई, और सस्ता वाला बचा होगा। क्लोजिंग स्टॉक लो, बोलो हाँ है ना। महंगा वाला चला गया होगा और सस्ता वाला बचा होगा। अगर लीफो मेथड है, लीफो, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? इन्फ्लेशन, अगर महंगाई हो रही है, महंगाई 30, 40, 50, तो बेटा आपको पता है हमने लास्ट वाला पहले बेचा होगा, तो COGS हाई होगा, और सस्ता पुराना सस्ता वाला बचा होगा, क्लोजिंग स्टॉक लो होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लो होगा, रटना नहीं है, नॉर्मली समझो। अगर डिफ्लेशन सिचुएशन है, पहले 50, फिर 40, फिर 30, तो बेटा बात खत्म, जो COGS है वो लास्ट वाला गया होगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू लो होगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पुराना वाला बचा होगा, हाई वाला बचा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स के एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मैंने करा दिया कि भाई फीफो में आपका लेटेस्ट जो है वो बचता है, पुराना बेचते हैं। तो पुराना अगर महंगाई बढ़ रही है तो पुराना सस्ते में गया होगा और महंगा बचा होगा। लीफो में उल्टा हो जाता है। ठीक है, डन है, पक्का। चलो जी, अब मैं लास्ट 2 मेथड सिखा देता हूं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। वो ना यहाँ सिखा देता हूँ, उस क्वेश्चन से तो अलग करेंगे, यहाँ सिखा देता हूँ। सिंपल एवरेज में क्या होता है, मान लो या यहीं इसी क्वेश्चन में सिखा देता हूँ, तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में। ठीक है, लास्ट देखना। सिंपल एवरेज क्या होता है, कहता है भाई देखो 100 यूनिट थे, 50 गए, बैलेंस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉट में दिक्कत नहीं आती, जब एक लॉट से ज़्यादा होता है तब थोड़ा सोचना पड़ता है। बैलेंस 50 बचा होगा, 30 रुपये वाला। ठीक है, फिर आपने 200 खरीदे, तो अब यहाँ पे बैलेंस हो गया होगा कौन सा वाला, 50 और 200, ये 30 वाला, और ये कौन सा वाला, 40 वाला। अब जब इशू करेंगे तो अगर सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज, तो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन, कुछ मत लगाओ, सिंपल बोलता है 100 गए, जो 100 इशू हुए हैं वो इन दोनों का एवरेज कर दो, प्राइस का एवरेज कर दो, बात खत्म। 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 35 रुपए।
तो बैलेंस कितना बचा होगा बताओ, टोटल 250 यूनिट है, 250 में से 100 गए तो 150 यूनिट जो बैलेंस बचा होगा वो भी इसी प्राइस में बचा होगा @35 में। खत्म, ये इशू हो गए और ये बचा है, सिंपल। कहता मत पड़ो लफड़े में, सीधा 100 गया और 150 बच गया, प्राइस का एवरेज कर दो। सर यहाँ 2 से 3 लॉट होते हैं, मान लो 30 40 50, तो तीनों को ऐड करता 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाय 3, सिंपल एवरेज जितने लॉट हैं डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऐसे फिर 100 बचता तो मैं कहता 100 35 रुपए वाला गया और 50 यूनिट बचे 35 वाले, तो ये बैलेंस है। तो मेरा स्टॉक कितना आता, 50 × 35, दिस इज 1750, 1750, ठीक है, क्लियर है, डन है। ये ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो फीफो और लीफो का एवरेज आ जाएगा, सिंपल एवरेज दोनों के बीच में आ जाएगा, बट अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना। पहले बताओ ये डन है। हाँ जी सर, सबसे अच्छा मेथड जो है वो है हमारा लास्ट, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या बोलता है, देखो आराम से, कहता है पहले 100 में 30 रुपए, 50 गए, एक लोट में कभी भी दिक्कत नहीं है, सीधा आ जाएगा बैलेंस, 50 बचे हमारे पास 30 रुपए पे, ठीक है। अब 200 यहाँ पे तो कहेगा बैलेंस कितने बचे, सर 50 तो पुराने वाले बचे हैं और 200 नए वाले बचे हैं, ये 30 रुपए के और ये 40 के। अब वो इनको वेटेड एवरेज कैसे करेगा, पता है कैसे करेगा? वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज होता तो क्या करता है, वैल्यू ऐड कर देता है, सीधा बोल देता 250 और @35, ये होता था सिंपल एवरेज। ये क्या होता है, सिंपल एवरेज 40 + 30 डिवाइडेड बाय 2। पर अगर ये वेटेड एवरेज है तो ऐसे नहीं होगा, वो कहेगा 250 स्टॉक बचा है और इनकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वेटेड एवरेज में क्या आएगी, वो कहेगा इस बार क्वांटिटी को भी कंसीडर करो, मतलब 50 × 30, 50 यूनिट × 30 रुपए, पहले सिर्फ 30 रुपए लिए थे, अभी 50 यूनिट × 30 रुपए प्लस 200 यूनिट × 40 रुपए × 40 डिवाइडेड बाय यूनिट्स, टोटल यूनिट 250, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई वेटेड एवरेज वैल्यू। मतलब जल्दी बताओ, 50 × 30 और 200 × 40, ठीक है, डिवाइडेड बाय 250, तो ये आ गया ऑलमोस्ट 38 रुपीज़। तो आप बोलोगे जो 100 यूनिट गए वो हम मान के चलेंगे 38 में गए, 38 में गए, और बैलेंस जो बचे हैं बेटा वो 150 यूनिट बचे, 250 में से 100 चले गए, 150 यूनिट बचे, 38 वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब इसी 150 में से 100 फिर चले गए 38 रुपए के, तो जो बैलेंस बचा है वो वही 50 रुपए बचा @38, तो 50 × 38 दैट इज 1900 रुपए का स्टॉक मेरा क्लोजिंग में बचा है, बात खत्म। चारों मेथड से मैंने निकाल दिया। मैं समराइज कर देता हूं बेटा, सीधा सीधा समझना, हाँ जी सीधा सीधा समझना, लफड़ा नहीं है। इधर देखो मैं समराइज कर देता हूँ बेटा, जल्दी देखो मेरी तरफ, ठीक है। लास्ट बस 1 मिनट चाहिए मुझे। जब भी इसका सॉल्यूशन आएगा आप इस तरीके से बनाते हो, मैं सॉल्यूशन बना के दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन में आप लिखोगे पर्टिकुलर, फिर लिखोगे परचेज, ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये रहा क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। फिर आप लिखोगे इशूड, अगेन यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे रेट अमाउंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिखना चाहो तो लिख दो क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। और फिर आता है मेन कॉलम बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी रेट और अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप एक शीट बनाते हो और काम करते हो। एग्जाम में आपको पेपर में जब मेन क्लास में मैंने पढ़ाया होगा तो ऐसे ही सिखाया होगा, या आपके जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा ऐसे ही सिखाया होगा। अब अगर एक लॉट होता है तो वो सीधा सीधा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक लॉट से ज़्यादा हो जाए कि भैया हमारे पास 50 पड़े हैं, 100 और 200 और आ गए, तो उस केस में आपको याद रखना है कि अगर सिंपल एवरेज है तो 50 वाले में से जाएगा पहले, फिर बचा हुआ 200 में से जाएगा। अगर लीफो है तो पहले 200 में से जाएगा, फिर 50 वाले में जाएगा। अगर सिंपल एवरेज है तो कुछ नहीं करना, 50 और 200 की जो भी वैल्यू है, 40 और 50, इन दोनों को उठाओ और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा। 3 है तो 3 को उठाओ, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। और अगर वेटेड एवरेज है तो क्वांटिटी और वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एक प्राइस आ जाएगा वेटेड एवरेज। उसी को कैरी करते जाएंगे, अगले बार फिर खरीदेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, दोबारा वेटेड एवरेज कर देंगे, बात खत्म। तो यही वेटेड एवरेज होता जाएगा या सिंपल एवरेज होता जाएगा, बात खत्म, ठीक है।
चलो जी, यही करते हैं आज खत्म। अगले लेक्चर में अपन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस करेंगे और स्टॉक टेकिंग प्रोसेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जहां पे हम स्टॉक काउंटिंग को चेकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए सेशन के लिए मजा आया होगा आपको। मैंने बढ़िया से इन्वेंट्री का फर्स्ट पार्ट कवर किया, डिटेल में करा दिया ये बढ़िया से। जिन बच्चों ने बोला था इन्वेंट्री में दिक्कत है, लो भाई इन्वेंट्री खत्म, ठीक है। एक लेक्चर लगाएंगे। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।